स्टार्ट हो गया। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 8वां दिन है सेट करते हुए, यानी अभी तक 35 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज फिर 5 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, व्यवस्थापिका में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए होने वाले विशेष चुनाव को क्या कहा जाता है ना। व्यवस्थापिका यानी विधायिका यानी लेजिस्लेशन, यानी संसद और राज्य का विधानमंडल, इसी को व्यवस्थापिका कहा जाता है। जो अपने यहाँ चुनाव होता है, चुनाव 3 प्रकार का होता है। एक होता है आम चुनाव, ए नंबर विकल्प है। ये अवधि पूरा होने पर होने वाला चुनाव है ना। जैसे अभी 2024 में लोकसभा 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव हुआ। ये आम चुनाव था क्योंकि 17वीं लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो रहा था। और दूसरी बात होती है कि पूरे अवधि के लिए चुनाव कराया जाता है। यानी जो ये चुनाव 2024 में हुआ है, लोकसभा के पूरे 5 वर्ष के लिए कराया गया है। लोकसभा 5 वर्ष चले या नहीं चले वो अलग विषय है, लेकिन चुनाव पूरे कार्यकाल के लिए हुआ है, पूरी अवधि के लिए हुआ है। ये होता है आम चुनाव। दूसरा होता है मध्यावधि चुनाव। एक बात और भी है, आम चुनाव सभी के लिए होता है, जैसे राष्ट्रपति के लिए होता है, उपराष्ट्रपति के लिए होता है, लोकसभा राज्यसभा के लिए होता है, विधानसभा और विधान परिषद के लिए होता है। सबके लिए यही तो चुनाव होते हैं। इसके बाद तो स्थानीय स्वशासन का चुनाव है। सबका आम चुनाव होता है। मध्यावधि चुनाव, ये अवधि पूरा होने से पहले कराया जाता है ना। यानी कार्यकाल के दौरान, कार्यकाल अभी पूरा नहीं हुआ है, कार्यकाल के बीच में। कार्यकाल जैसे मान लीजिए लोकसभा अभी 18वीं गठित हुई है और 2026 में ही भंग हो जाए, तो जो 19वीं लोकसभा का चुनाव होगा मध्यावधि चुनाव ही होगा। 27 में भंग हो, 19वीं लोकसभा का चुनाव होगा और वो बीच में ही होगा, क्योंकि कार्यकाल तो 29 तक के लिए है। तो ये है कि कार्यकाल के बीच में ही चुनाव कराया जाता है और ये चुनाव भी पूरी अवधि के लिए होता है। पूरी अवधि के लिए चुनाव कराया जाता है। तो मध्यावधि चुनाव भी पूरी अवधि के लिए, अगर 26 में भी 19वीं लोकसभा का चुनाव होता है तो 5 वर्ष के लिए ही होगा, कम समय के लिए नहीं होगा। बीच कार्यकाल में है, इसलिए उसका नाम पड़ गया मध्यावधि चुनाव, मिड टर्म पोल। वो हुआ जनरल इलेक्शन। तीसरा है उपचुनाव, बाई इलेक्शन। ये जो मध्यावधि चुनाव होता है, ये होता है राष्ट्रपति के लिए भी होता है, उपराष्ट्रपति के लिए भी होता है, लोकसभा के लिए होता है और विधानसभा के लिए होता है। राज्यसभा और विधान परिषद के लिए मध्यावधि चुनाव नहीं होते हैं, क्योंकि ये दोनों सदन भंग नहीं होते हैं, अस्थायी सदन हैं, इसलिए इनका मध्यावधि चुनाव नहीं होगा। उपचुनाव जो होता है
स्थान किस कहाँ विधायिका में स्थान रिक्त होने पर होता है। यानी अगर कोई संसद या राज्य विधानमंडल का स्थान खाली होता है, उसके लिए जो चुनाव कराया जाता है उसे ही उपचुनाव या बाय इलेक्शन कहा जाता है। और ये चुनाव शेष अवधि के लिए होता है। जितना कार्यकाल बचा हुआ है केवल उसी के लिए चुनाव होगा। जैसे लोकसभा चुनाव के बाद रुपौली में विधानसभा का उपचुनाव हुआ, जहां से शंकर सिंह चुनाव जीते, तो शंकर सिंह जो चुनाव जीते हैं वो उपचुनाव ही था, क्योंकि एक स्थान रुपौली का खाली हुआ था बीमा भारती के दल बदल के कारण। तो स्थान खाली हुआ, तो खाली होने के कारण वह स्थान रिक्त हुआ, तो चुनाव कराया गया। और शंकर सिंह जो विधायक चुने गए हैं वो नवंबर 2026 तक ही चुने गए हैं। 26 में नई विधानसभा का चुनाव होना है, वहीं तक उनका कार्यकाल रहेगा। यानी शेष अवधि तक ही के लिए ही चुने गए हैं, कोई बस इतना ही उनका कार्यकाल है। यानी कब हुआ चुनाव? जुलाई में ना। जुलाई 2024 से नवंबर 2026 तक ही शंकर सिंह रुपौली क्षेत्र से विधानसभा के मेंबर रहेंगे। फिर 2025 में, नवंबर 2025 में वहाँ चुनाव होगा। अगर जीतेंगे तो अगले 5 साल के लिए रहेंगे, हार गए तो उनकी विधायकी समाप्त हो जाएगी। ठीक है। और तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसका उत्तर यही होगा, है ना। स्थान को रिक्त करने के लिए जो चुनाव कराया जाता है और ये चुनाव शेष अवधि के लिए होता है, इसी को उपचुनाव कहते हैं। जनमत संग्रह का प्रावधान ही भारत में नहीं है, किसी मसले पर नहीं है। और ये किसी मुद्दे पर सहमति या असहमति, आम लोगों की सहमति या असहमति जानने के लिए जनमत संग्रह कराया जाता है। वैसे अपने यहाँ जैसे आपको याद होगा ब्रेग्जिट जो हुआ था, तो जनमत संग्रह से ही निर्णय हुआ था कि ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन में शामिल नहीं रहेगा। तो किसी मुद्दा विशेष पर कराया जाता है, इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं रहता है सामान्यतः, और भारत में इसका कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। दूसरा, लेखानुदान है क्या? जब किसी कारण से संसद का बजट पारित नहीं हुआ है, बजट पेश है पारित नहीं हुआ है या पेश नहीं भी है, तो उस स्थिति में खर्च को चलाने के लिए बजट के एक हिस्से की जो स्वीकृति ली जाती है उसी को लेखानुदान, वोट ऑन अकाउंट कहा जाता है। अनुच्छेद 116 में इसका उल्लेख है। जैसे इसी साल चुनावी वर्ष था, सरकार ने बजट पेश नहीं किया था, तो अंतरिम बजट पेश हुआ 1 फरवरी को, और अंतरिम बजट पेश करने के बाद उसके एक हिस्सा लगता है 4 महीने के लिए जो भी अंश आ रहा था, जैसे बजट क्या होता है 12 माह का होता है, अगर 4 माह के लिए पैसा चाहिए तो बजट में प्रस्तावित कुल धनराशि का 1/3 धनराशि व्यय करने के लिए मांगा जाता है, स्वीकृति संसद से ली जाती है, उसी को लेखानुदान कहा जाता है। सीएजी के रिपोर्ट पर मतदान नहीं होता है ना। इस पर पीएसी विचार करती है, संसद की लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी, मतदान नहीं होता है। अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए आकस्मिक निधि से धन निकाला जाता है, जिस पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। इसकी स्वीकृति बाद में संसद से ली जाती है, पहले धन निकाल कर दे दिया जाता है ना। तो बजट पारित लंबित होना है, यानी बजट पारित नहीं है, पेंडिंग है, तो खर्च को पूरा करने के लिए जो एडवांस पैसा दिया जाता है उसी को लेखानुदान कहा जाता है। इसे अग्रिम या पेशगी अनुदान,
अनुदान भी कहा जाता है ना। ये भी कहा जा सकता है। एडवांस में जैसे होता है ना कि आपको गार्जियन से आपने 10,000 रुपया मांगा कि लाइए, उनके पास मान लीजिए धन नहीं है, चाहे कहीं बाहर में है, तो क्या है, अच्छा लो 3,000 काम चलाना बाद में भेज देंगे, होता है ना ऐसा। तो ये जो 3,000 मिला परिवार के स्तर पर, आप इसी को लेखानुदान कह सकते हैं। एडवांस की स्वीकृति लिया, क्योंकि संसद की स्वीकृति के बगैर धन तो व्यय होगा नहीं और बजट पास अभी होना संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में एडवांस स्वीकृति दी जाती है ताकि सरकार को खर्च करने में धन की कमी ना हो, आवश्यक कार्य रुके नहीं। इसीलिए लेखानुदान की व्यवस्था रखी गई है। संविधान के अनुच्छेद 116 में लेखानुदान का प्रावधान है। बजट के लिए, हालांकि बजट के लिए हो सकता है बजट के एक हिस्से को ही स्वीकृति ली जाती है, लेकिन ज़्यादा एप्रोप्रिएट उत्तर यही होना चाहिए, है ना, है बजट के लिए ही, क्योंकि बजट के एक हिस्से को ही की स्वीकृति के लिए ही लेखानुदान लाया जाता है। तो है बजट से संबंधित ही, लेकिन फिर भी बजट से सीधे नहीं जुड़ता है ये, अग्रिम बजट लाकर भी लेखानुदान पेश किया जाता है। ठीक है। इसके बाद किसी राज्य के राज्यपाल का वेतन भत्ता कौन निर्धारित करता है? राज्यपाल का उल्लेख अनुसूची 2 में है, और अनुसूची 2 में जितने भी पद हैं उसका वेतन भत्ता और यदि पेंशन है तो संसद ही तय करेगी। संसद को ही तय करने का अधिकार है। जितने भी हैं, राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, सीएजी हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेज हैं, राज्यसभा के सभापति उपसभापति हैं, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं, विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं, विधान परिषद के सभापति उपसभापति हैं। सारे पदों के वेतन भत्ता और पेंशन का निर्धारण संसद करती है। तो ये निर्धारण संसद के द्वारा होगा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की नहीं, राष्ट्रपति नहीं करते हैं। राष्ट्रपति महान्यायवादी का करते हैं। राज्य को अधिकार है ही नहीं, राज्य अधिकार विहीन है, किसी का नहीं है। उत्तर केवल संसद होगा, संसद ही करती। इतने पदों का वेतन भत्ता और पेंशन संसद के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है ना। अनुसूची 2 का पद है ये, और इन्हीं के द्वारा, संसद के द्वारा ही तय करने का प्रावधान है। अन्य कोई तय नहीं कर सकते हैं, है ना। तीसरा, चौथा क्वेश्चन, राज्य विधान परिषद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? विधान परिषद राज्य का सदन है। विधान परिषद राज्य का उच्च सदन है, अस्थायी सदन है, कार्यकाल 6 वर्ष है सदस्यों का, ये तो अस्थायी है ही। विधान परिषद की स्थापना या अंत राज्य विधानसभा के अनुशंसा पर संसद की सहमति से किया जाता है। अनुच्छेद 169 में विधान परिषद का उल्लेख है। इससे संबंधित प्रस्ताव की शुरुआत राज्य विधानसभा करेगा, संसद की सहमति से बन जाएगा, या यदि है तो समाप्त हो जाएगा। इसलिए पहला विकल्प सही है ना। राज्य विधानसभा की अनुशंसा पर संसद की स्वीकृति से किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना हो सकती है, या है तो अंत किया जा सकता है। इसमें सदस्यों की दूसरा विकल्प है, इसमें सदस्यों की अधिकतम संख्या उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3 और न्यूनतम 40 हो सकती है। ये भी सही है। मैक्सिमम जो मेंबर होंगे उस राज्य के विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3 हो सकते हैं और न्यूनतम 40 हो सकते हैं, है ना। जैसे बिहार में कितने हैं? 75। बिहार में 75 सदस्य होते हैं
जबकि बिहार में अधिकतम 81 सदस्य हो सकते हैं, न्यूनतम 40 ही रखा गया है। इसके 1/4 सदस्य राज्यपाल द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा या सहकारिता आंदोलन के क्षेत्र से मनोनीत किए जाते हैं। ये गलत है। ये 1/4 नहीं है, बल्कि 1/6 होता है। 1/6 सदस्य को राज्यपाल मनोनीत करते हैं। विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं, इनका जो निर्वाचन होता है 1/3 विधानसभा के सदस्य करते हैं। इनके द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 स्नातकों के द्वारा चुने जाते हैं। अभी लगता है बिहार में होने वाला भी है, वोटर लिस्ट बन रहा था। 1/12 ये शिक्षक के द्वारा चुने जाते हैं। इसमें हाई स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के शिक्षक भाग लेते हैं, जो कम से कम 3 वर्ष पुराने हों, और स्नातक में भी 3 वर्ष की सीमा है। 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय द्वारा चुने जाते हैं, जिसमें ग्राम पंचायत और नगर पालिका के निर्वाचित सदस्य मतदान करते हैं। ये है। और 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। यही स्ट्रक्चर होता है उनका, संरचना यही रहती है। 1/3 विधानसभा के द्वारा चुने जाएंगे, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य चुनते हैं। 1/12 स्नातक के द्वारा, 1/12 शिक्षक के द्वारा, 1/3 स्थानीय निकाय के द्वारा, जिसमें ग्राम पंचायत और नगर पालिका के निर्वाचित लोग भाग लेते हैं। राज्य सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है कि इसमें वह MP और MLA को भी मत देने का अधिकार दे। उसकी शर्तें हैं। जैसे मान लीजिए कहीं चुनाव हो रहा है, कोई MP अगर हैं उनका, तो मतदान का अधिकार मिल सकता है। MLC का को भी मिल सकता है यदि वहाँ वोटर लिस्ट में उनका नाम है तब। और 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा या सहकारिता आंदोलन के क्षेत्र से मनोनीत किए जाते हैं। तो 1/6 होगा, यहाँ 1/4 है, तो यही उत्तर सही हो जाएगा। गलत है ये। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं। ये भी सही है ना? ये तो सही है। तो विधान परिषद के संदर्भ में वही कथन गलत है कि मनोनीत सदस्यों की संख्या कुल सदस्य संख्या का 1/6 होगा, 1/4 नहीं होगा। और अंतिम क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से किस एक को न्यायालय ने अनुच्छेद 19(1) के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 21 के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत शामिल नहीं किया है? नहीं है तो प्रश्न आसान हो जाता है। समलैंगिकता ये दोनों में शामिल है। अनुच्छेद 19(1) में भी शामिल है और अनुच्छेद 21 में भी शामिल है, दोनों का हिस्सा है। व्यभिचार, एडल्ट्री, ये भी दोनों में शामिल है। 19(1) का और 21 दोनों का हिस्सा है ये। विदेश भ्रमण ये भी दोनों में शामिल है। निजता का अधिकार केवल 21 का हिस्सा है। केवल 21 में शामिल किया। तो निजता का अधिकार 21 का हिस्सा है। समलैंगिकता, व्यभिचार और
विदेश भ्रमण, ये तीनों शामिल होता है ना। 21 का हिस्सा भी है, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी हिस्सा है, स्वतंत्रता पूर्वक जीने के अधिकार में भी शामिल होता है। तो यही होगा इसका। निजता केवल 21 में शामिल है ना। हालांकि न्यायालय ने पुट्टा स्वामी वाले मामले में शामिल हुआ है, इसको ऐसे ले लीजिए, पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघवाद 2018, इसी में ये निर्णय दिया गया था कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है। हालांकि न्यायालय के द्वारा निजता के अधिकार को परिभाषित नहीं किया गया है, क्या क्या इसमें शामिल होगा ये तय नहीं है। लेकिन है, सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव या नेट के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए निजता को सुरक्षित रखना ये आवश्यक माना गया, क्योंकि इसके पहले खड़ग सिंह वाले मामले में न्यायालय ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं माना था, लेकिन पुट्टा स्वामी वाले मामले में इसे मौलिक अधिकार का हिस्सा मान लिया गया, है ना। तो लेजिस्लेशन में जो रिक्त स्थान को पूरा करने के लिए चुनाव होता है, शेष अवधि के लिए चुनाव होता है और ये उपचुनाव कहलाता है। लेखानुदान का संबंध बजट पारित होना यदि लंबित है, उसके कारण जो धन एडवांस रूप से दिया जाता है, स्वीकृत किया जाता है, उसी को लेखानुदान कहा जाता है। क्योंकि क्वेश्चन है कि लेखानुदान बना है तो किसके लिए बना है, कि बजट यदि पेंडिंग है तो कुछ समय काम चलाने के लिए जो एडवांस धनराशि स्वीकृत की जाती है उसी को लेखानुदान वोट ऑन अकाउंट कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है कि राज्यपाल का वेतन भत्ता संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है, यह अनुसूची 2 में शामिल पद है और अनुसूची 2 में शामिल सभी पदों के वेतन भत्ता और यदि पेंशन है तो उसका निर्धारण संसद ही करती है, तो संसद होगा। चौथा, विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या 1/6 होती है, जो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। मनोनीत करने वाला क्षेत्र कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या सहकारिता आंदोलन होता है। और अंतिम क्वेश्चन था आज का कि न्यायालय के द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत किस मौलिक अधिकार को नहीं शामिल, यानी कौन सा ऐसा है प्रश्न जो दोनों में शामिल नहीं है। तो समलैंगिकता 19 और 21 दोनों का हिस्सा माना गया है। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी है और स्वतंत्रता पूर्वक जीने का अधिकार भी है। व्यभिचार, एडल्ट्री, ये भी दोनों का हिस्सा माना गया है। किसी को कोई अच्छा लग सकता है, ये उसकी अभिव्यक्ति भी है और स्वतंत्रता पूर्वक जीने के अधिकार में शामिल भी है। विदेश भ्रमण भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी है और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता भी है। निजता के अधिकार को पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघवाद में न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार माना है। यही इसका उत्तर सही होगा। आज तक के लिए इतना ही है, 5 क्वेश्चन। फिर अगले दिन 5 क्वेश्चन का डिस्कशन होगा, वो सेट नंबर 9 होगा। तो आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।